बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में हम आपकी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करने वाले। बेसिकली इसका आपका जो नाम है चैप्टर का वो है भारत के विदेशी संबंध, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है भारत की विदेश नीति के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में कंप्लीटली इस चैप्टर को एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, यानी कि ये चैप्टर नंबर 4 के लिए एक वन शॉट वीडियो है कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो आने वाला आपका जो 50 से 55 मिनट का ये वीडियो जो होने वाला है, सेशन होने वाला है, इसको कंप्लीटली देख लीजिएगा। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि आखिर विदेश नीति का मतलब क्या है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है विदेश नीति। विदेश नीति का यहाँ पे मतलब ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर देश का, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं भारत एग्जांपल, ठीक है, और एक ये दूसरा कंट्री यहाँ पे ले लिया है मैंने रूस। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की विदेश नीति का क्या मतलब हो जाएगा। देखो, विदेश नीति का मतलब है कि एक देश का अन्य देश के साथ में, दूसरे देश के साथ में आर्थिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, सैनिक विषयों के लेवल पर किस नीतियों का वो पालन करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं भारत का, तो भारत अगर हम आर्थिक लेवल पर देखें तो रूस के साथ में ये व्यापार काफी अच्छा खासा करता है। ठीक है, तो ये व्यापार काफी अच्छा खासा करता है रूस के साथ में तेल का। और सैनिक विषयों की बात कर लें तो ये हथियार के लेवल पे भी काफी ज्यादा व्यापार करता है। ठीक है, राजनीतिक लेवल पे तो कई बार ये आपस में बैठक वगैरह कर लेते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर, कुछ भी मसला वगैरह होता है उसको लेकर। सामाजिक लेवल पर फिल्में वगैरह देखी जाती हैं, एक कंट्री की दूसरे कंट्री में संस्कृति को अपनाया जाता है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, ये इसकी विदेश नीति को समझाता है कि रूस के लिए भारत की विदेश नीति क्या है। वहीं अगर हम विदेश नीति की बात करें भारत की पाकिस्तान के लिए, ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए रूस के एकदम उलट है इसकी। ठीक है, पाकिस्तान से भारत का कोई ऐसा कुछ खास संबंध नहीं है, तो ये इसकी पाकिस्तान के लिए देश नीति है। तो एक देश का किसी देश अन्य देश के साथ में वो कैसी किन नीतियों का पालन करता है, उसको कहते हैं विदेश नीति, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पे बात उठती है भारत की विदेश नीति के बारे में। तो शुरुआत इसकी हुई थी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं उसके लिए, उसके बाद। ठीक है, नेहरू का विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि नेहरू की विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या थे, या फिर क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, समझाइए कैसे। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट में आपको आंसर एक ही लिखना है। मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ और क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, देखो आंसर लिखेंगे इस तरीके से, यानी कि हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, नेहरू जी प्रधानमंत्री भी रह चुके थे और विदेश मंत्री भी। तो इन्होंने 1946 से, जब भारत आजाद होने वाला था उससे एक साल पहले ही, और 1964 तक उन्होंने भारत की जो विदेश नीति है इसकी रचना की, उसका क्रियान्वयन देखा, उसका गहरा प्रभाव कैसा पड़ता है, उन सभी चीजों को एनालिसिस किया। ठीक है, तब यहाँ पे हमें नेहरू जी की जो विदेश नीति है उसके कुछ 3 अहम तत्व यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से तत्व, कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये था कि हमने बहुत सारे कठिन संघर्ष किए, बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलनकारियों की जान भी गई है, लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया और भरे बाजार में गोलियों से उड़ा दिया जाता था, मार दिया जाता। तो ऐसे कठिन संघर्ष से प्राप्त जो हमारी संप्रभुता है, जो आजादी है, हमें बचाना है। साथ ही दूसरा ये था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। हमें पता है कि वर्तमान का जो पाकिस्तान है और कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का, वो भारत से ही अलग हुआ है। तो ऐसे में नेहरू जी का ये सपना था कि अब आगे जाके भारत के कोई टुकड़े ना हो। ठीक है, और तीसरा ये था कि जब भारत आजाद हुआ तो हमें अपने देश का विकास कैसे तेजी से करना है ताकि इसका लाभ भी सभी व्यक्तियों को पूरा का पूरा मिल सके। ठीक है, तो ये इनके उद्देश्य थे। तो चलो, ये तो नेहरू की विदेश नीति के कुछ उद्देश्य हो गए। अब इन उद्देश्यों के प्रति कुछ सवाल, कुछ मतभेद उत्पन्न होने लगे। जैसे नेहरू जी का ये कहना था कि भाई हम गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे और इन सभी चीजों को, जो भी हमारे ये उद्देश्य है, इनको पूरा करेंगे। वहीं कुछ पार्टी के नेता, कुछ अन्य लोग जो थे वो ये कहते थे कि नहीं, नेहरू को अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, वहीं कुछ लोग थे वो कहते थे कि भाई हमें सोवियत संघ के साथ में अपने संबंध बनाने चाहिए और समाजवाद को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये
एक तो था कि उद्देश्य क्या थे, ठीक है, क्या भूमिका थी, और उसके बाद इसको लेके क्या मतभेद उत्पन्न हुए, ये कहानी, ठीक है। वहीं इसी पॉइंट को, इसी टॉपिक को थोड़ा और बड़ा करके हम समझेंगे तो भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत, तो टोटल यहाँ पे आपकी किताब में जो है 5 मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से मुख्य सिद्धांत है, देखो ये जो सिद्धांत हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं है, बल्कि पूरे चैप्टर को कन्वर्ट करके ये बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता की नीति। अब देखो ये क्या थी भाई, तो हम सभी को पता है जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 से 1992 या 1, ठीक है, 1992 मान लेते हैं, ठीक है, 1992 में जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो ही चुका था, तो उस समय तक ये चली थी। तो भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया था और दोनों ही महाशक्तियों से ये दूर रही थी, ठीक है, और तीसरे विकल्प के रूप में यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया। अब इसी संबंध में भारत हमेशा से दोनों गुटों से दूर रहा था, दोनों खेमे से दूर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि दूर है तो मदद नहीं मांगी। जब भी भारत का पाकिस्तान के युद्ध, पाकिस्तान के 1965, 71 और चाइना के साथ में 62 का जो युद्ध हुआ था, उसमें इसने सोवियत संघ से मदद मांगी थी, जबकि ये अलग था उससे फिर भी, ठीक है, और उसने मदद भी की थी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, गुट निरपेक्षता की नीति को बनाया, दोनों से अलग रहा, लेकिन समय पड़ने पर इसने मदद भी ली, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है लोकतंत्र का सम्मान। तो हम सभी को पता है हमारे भारत देश में हमेशा से लोकतंत्र के लिए जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है, लोकतंत्र के खिलाफ, उससे क्या किया जाता है, एक घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और देश विद्रोह के रूप में उसे जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो भारत हमेशा से ही लोकतंत्र को मजबूत करने की एक अहम कड़ी रही है, ठीक है, जब भी भारत आजाद हुआ है उस संबंध में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक खिताब अगर हम देने की बात करें तो वो भारत की तरफ ही आता है, ठीक है। अनेक कठिनाई, अनेक आंदोलनों के बाद बावजूद भी यहाँ पे लोकतंत्र बना रहा। वहीं अगर आप एक चीज देखो कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर तकरीबन 180 से 200 सालों तक शासन किया, तो क्या यहाँ पे लोकतंत्र मजबूत रह सकता था ऐसे शासन के दौर में? नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मजबूत रहा। तो यही दर्शाता है एक मजबूत लोकतांत्रिक देश की विदेश नीति, ठीक है। फिर तीसरा है मानव अधिकारों का सम्मान, यानी कि जो मानवाधिकार होते हैं। तो आजादी के बाद से हमारे देश में जो हमारा संविधान बना, उसमें पहले तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये सभी दे दिए गए। साथ ही साथ ये देखा गया कि इसमें कुछ जो मानवाधिकार हैं वो भी इन्हें दिए जाने चाहिए, तो वो भी दिए गए और ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी इनका उल्लंघन ना करे। और इसको देखते हुए एक मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया। दिल्ली का मानवाधिकार दिल्ली में यहाँ पे देखा गया, ठीक है। ये पहली नीति होगी गुटनिरपेक्षता, लोकतंत्र का सम्मान और मानवाधिकारों का सम्मान। फिर यहाँ पे आती है चौथी नीति, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो भारत शुरू से ही साम्राज्यवाद को लेकर, उपनिवेशवाद को लेकर विरोध करता रहा। जैसा कि अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था तो ये उपनिवेशवाद था, तो इसका विरोध किया था, ठीक है। तो इसी संबंध में उसने देखा कि जब हम ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि जो इंडोनेशिया था इसे डचों ने आधिपत्य कर रखा था, इसे उपनिवेश बना रखा था। तो उसने आजादी के लिए, इंडोनेशिया की आजादी के लिए कई सारे आंदोलन वगैरह चलाए, इंडोनेशिया में अपनी सेना भेजी और उसे आजाद भी करवाया फाइनली। वहीं इसने रंगभेद यानी कि साम्राज्यवाद, दैट मीन्स यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका जो था, यहाँ पे रंगभेद की नीति चल रही थी, तो इसने उसका विरोध भी किया। और कहीं दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति को चला रहे थे लोग, वो कहीं अपनी सीमा को और ज्यादा बढ़ा ना ले, उसका भी विरोध किया था, ठीक है। और इसमें काफी ज्यादा योगदान भी दिया इसको शांत करने, ठीक है। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध आ जाता है। फिर यह है कि विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा देना। तो हमें पता है कि शीत युद्ध के दौरान इसने गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाई थी, उसके तहत वे देश, जो नए देश स्वतंत्र हो रहे थे, ठीक है, वो इन दोनों ही खेमों में, शीत युद्ध के दौरान एक तो पश्चिमी और पूर्वी खेमा था, तो इन दोनों ही खेमों में शामिल ना होकर तीसरे विकल्प के रूप में इसको लेके आए थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत ने विश्व में शांति को लेकर, मित्रता को लेकर बढ़ावा दिया है। वहीं भारत जितने भी यूएनओ के मिशन होते हैं, अगर यूएनओ को लगता है कि उसे सेना चाहिए तो भारत से मांगता है, तो भारत अपनी सेना उसमें भेजता भी है। तो इसे ये देखा जा सकता है कि भारत की शांति को लेके और देशों के बीच मित्रता बनाने को लेके कितनी गंभीरता देखी गई है, ठीक है। अगर हम कुछ समझौते की बात करें कि भारत विदेश नीति के कुछ समझौते, तो भारत ने, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के साथ में एक समझौता कर रखा है, पंचशील का समझौता। ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को भारत और चाइना के बीच में। कुछ इसमें कुछ 5 सिद्धांत हैं, जैसे कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखनी है हमें आपस में, ठीक है,
दोनों को ही मिलकर आर्थिक विकास करना है, एक दूसरे की अंदरूनी राजनीति में कभी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, संप्रभुता को बनाए रखना है, और एक सिद्धांत था वो मैंने ऐड नहीं किया, आपको 1-2 लिख देने, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो टोटल वैसे आपकी बुक में 5 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दिया, अगर आपको याद नहीं रहता कोई 5 में से तो ये भी लिख दोगे, ठीक है, नंबर नहीं कटेगा, याद रखें। तो भारत की विदेश नीति के ये हैं कुछ मुख्य सिद्धांत। पहली है गुटनिरपेक्षता की नीति, मैं पेन चेंज कर, हाँ, पहली है गुटनिरपेक्षता की नीति, दूसरी है लोकतंत्र का सम्मान, और तीसरी है मानव अधिकारों का सम्मान, और चौथी है साम्राज्यवाद का विरोध, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध, और पांचवा है विश्व शांति को बढ़ावा, और छठा है पंचशील समझौता, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पहली नीति थी गुटनिरपेक्षता की नीति, इसको लेकर आपकी बुक में एक बहुत बड़ा टॉपिक दिया है, ठीक है। तो आखिर पहले हम समझ लेते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति का यहाँ पे महत्व क्या है, ठीक है। तो भारत ने अपने इतिहास में आजादी से पहले बहुत सारे आंदोलन चलाए अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए और लोकतंत्र को कायम करने। तो अति कठिन प्रयासों से जो स्वतंत्रता भारत को मिली थी, वो ये नहीं चाहता था कि ये वापस से किसी अन्य देश के हाथ में जाए। तो ऐसे में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम कैसे अपने आजादी को बनाए रखें और अपनी शासन व्यवस्था को कैसे चलाएं। और इसके अलावा वो जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी, 3 जो चुनौतियां थी, वो ही यहाँ पे सिंपल सा बताई गई हैं कि भारत को तीव्र और आर्थिक सामाजिक विकास भी करना था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और अपनी विदेश नीति के प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकार किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अपने से ही जो भी करना होगा हम खुद ही करेंगे, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इस नीति ने भारत इस नीति के द्वारा भारत ने पूर्वी और पश्चिमी गुट जैसे कि नाटो, वार्सा पैक्ट, ये इनसे दूर रहा। वहीं आवश्यकता पड़ने पर दोनों से ही सामरिक सहायता, आर्थिक सहायता भी प्राप्त की थी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो छोटा सा एक पॉइंट था इसके बारे में। अब इसी पॉइंट को बढ़ा के पूछा जाएगा अफ्रो एशियाई एकता के बारे में। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है अफ्रो एशियाई एकता के बारे में, ठीक है। चलिए अब समझते हैं अफ्रो एशियाई एकता के बारे में। देखो, बेसिकली जब नेहरू जी का दौर था, जब वो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री भी रहे थे, तो उन्होंने विदेश नीति को भी बहुत अहम तरीके से बढ़ावा दिया था। अब इसी विदेश नीति में एक तत्व था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी है, और इसमें कुछ जो पॉइंट है वो गुटनिरपेक्षता की नीति की भी आ जाते हैं। अभी एक एक करके आपको समझाऊं। अफ्रो एशियाई एकता, तो नेहरू जी के दौर में भारत ने एशिया के साथ में और जो अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश थे, इनके साथ में अपने संबंधों को और अच्छा बनाने की मुहिम शुरुआत की। तो इसी संबंध में नेहरू जी ने सबसे पहला कदम उठाया एशियाई संबंध सम्मेलन। इसे कहते हैं एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। क्या कहते हैं? एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। बेसिकली संबंध है, यानी कि रिलेशंस है, तो संबंध रिलेशंस कॉन्फ्रेंस एशियन के लिए, ठीक है। जब भारत की आजादी को मात्र 5 महीने, अर्थात यहाँ पे मार्च 1947 की बात हो रही, तो जब भारत को आजादी होने में 5-6 महीने बच रहे थे, मार्च 1947 में इसने इस सम्मेलन को आयोजित किया और जो जितने भी एशियाई देश थे उनके साथ में अपने संबंधों को स्थापित करने की एक नई वार्ताएं शुरुआत की। दूसरा, इन्होंने स्टार्ट किया इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन। हमें पता है कि इंडोनेशिया जो था वो डच औपनिवेशिक शासन से प्रताड़ित था, तो इसीलिए भारत ने 1949 में आजादी की 2 साल बाद इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन दिया और अंतरराष्ट्रीय एक सम्मेलन किया ताकि इसे जो है इस मुद्दे पर बात की जाए और इसे डचों से मुक्त भी कराया जा सके। वहीं इसमें और भी कुछ पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि भारत ने हमेशा से औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का हमेशा प्रबल समर्थक था और दूसरी दृढ़ता से गरीबी, नस्लवाद, खास करके दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद, इसका इसने विरोध भी किया। तो अफ्रो एशियाई एकता के बारे में आप ये पॉइंट लिख देंगे, एशियाई संबंध सम्मेलन और इंडोनेशिया स्वतंत्रता संग्राम का सम्मेलन और अन्य जो है ये सारी चीज। अब इसी संबंध में यह भी देखा गया कि गुट निरपेक्षता के संबंध में यहाँ पे एक हुआ बांडुंग सम्मेलन, ठीक है। तो इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन होता है और इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आप इस टॉपिक की बजाय आप ये भी लिख सकते हो गुट निरपेक्ष, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास कह सकते हो या फिर आप इसे जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि कह सकते हो, ठीक है।
विकास या फिर ट्रस्ट रूल। अफ्रो एशियाई एकता को आप भूल जाइए यहाँ। ओके, तो यहाँ पे हुआ कुछ यूं कि बांडुंग सम्मेलन 1955 में होता है। तो इस समय ये देखा गया कि चलो नींव तो पड़ गई है, इसमें बांडुंग सम्मेलन में नींव पड़ जाती है कि हाँ आगे चल के इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक कड़ा कदम लिया जाएगा। तो इसी को देखते हुए सितंबर 1961 में बेलग्रेड में सबसे पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन होता है और ये एक औपचारिक सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में ये देखा गया था बहुत सारे कुछ द्विपक्षीय देश भी शामिल थे, कुछ जो पर्टिकुलर देश होते वो भी शामिल थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो जहां उसमें 20 से 25 इसमें देश शामिल थे शुरुआती दौर में, वर्तमान में आज ये तृतीय विश्व अर्थात तीसरी दुनिया के इसमें 120 सदस्य देश शामिल है। सितंबर 2016 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में हुआ और 18वां सम्मेलन जून 2019 में अजरबैजान में प्रस्तावित है। यानी कि मतलब हम 2022 की बात करें तो ऑलरेडी हो चुका है, सिंपल सा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं इसके संबंध में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध। इसके विकास की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है गुट, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। हाँ, एक सेकेंड गलत हो जा रहा है बार बार। गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास के बारे में। तो विकास कब होता है? बांडुंग सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एक अफ्रो एशियाई सम्मेलन होता है और इसी में इसकी नींव पड़ती है। 1961 में पहला सम्मेलन होता है। वर्तमान में 122 सदस्य देश शामिल हैं। 7वां सम्मेलन वेनेजुएला 2016 में होता है और 18वां सम्मेलन 2019 अजरबैजान में ये प्रस्तावित है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इजी वे में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास कैसे हुआ, अफ्रो एशियाई एकता क्या थी, ये सब। ओके, वेल आपके किताब में आपका शायद ध्यान भी नहीं गया होगा इस पॉइंट पे, एक अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51। ये अनुच्छेद 51 क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसपे आपका ध्यान नहीं जाता। तो देखो, बेसिकली अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये कहा गया है। तो अनुच्छेद 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये कहता है कि राज्य जो रहेगा, किसकी बात हो रही है? राज्य की। ये राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए अर्थात अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाने के लिए और संगठित लोगों का एक दूसरे के साथ में अच्छे व्यवहार के लिए, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो विधियां होती हैं, जो बाध्यताएं होती हैं, उन सभी को दूर करने के लिए, उनके आदर को बढ़ावा देने के लिए, अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यम से जो भी विवाद होते हैं उनको निपटारा करने के लिए ये प्रोत्साहन देगा। ठीक है, क्या क्या करेगा ये जो राज्य है अनुच्छेद 51 के तहत? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा, सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्वक जो संबंध है उनको बनाने के लिए बढ़ावा देगा, संगठित लोग जो है इनको लेके एक दूसरे के बीच में कोई भी वाद विवाद होता है, मतभेद होता है, उनको ये सुलझाएगा, अंतरराष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करेगा और उनको मध्यस्थता करके उनके बीच में बोलकर उनको निपटारा करेगा। ये चीजें है। ठीक है, इसी वे में आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने इस चैप्टर का मात्र 10% नहीं 20% भाग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेहरू की विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या थे ये सबसे पहले हमने देख लिए और इसको लेकर मतभेद किया, और भारत की विदेश नीति के मुख्य जो सिद्धांत थे वो क्या थे ये भी हमने देख लिया है। क्या फिर हमने देखा कि गुट निरपेक्षता की नीति के विकास के बारे में छोटा सा पॉइंट, और इसी को अगर आपको बड़ा करके देखना है तो यहाँ से देख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, पहले ये पॉइंट मेरे को थोड़ा सा पहले ही दिखाना चाहिए था। तो अफ्रो एशियाई की यहाँ पे बात आती है, अफ्रो एशियाई एकता के बारे में बात आ जाती है, और फिर यहाँ पे आता है गुट निरपेक्ष अनुच्छेद 51 जो है इसके। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी के साथ। ठीक है, वेल आगे देखते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक उठाते हैं हम चीन, भारत और चीन। चीन के साथ में शांति तथा संघर्ष। शांति तो बहुत ही कम रहती है, संघर्ष हमेशा से चलता रहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आएगा भारत चीन का युद्ध 1962 या फिर जो तिब्बत की समस्या है इसके बारे में। तो चलिए समझते हैं क्या था भाई ये। तो देखो 1950 में आप सभी को पता है कि इंडिया का ये जो बॉर्डर है यहाँ पे ये नेपाल आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है तिब्बत, और ये पूरा का पूरा एरिया जो वो चाइना है। ठीक है,
तो हमेशा से चीन जो वो कहता है कि ये तिब्बत भी हमारा हिस्सा है और ये जो उत्तरी पूर्वी इलाका है ये भी हमारा हिस्सा है। ठीक है, ये कहता है कौन? चाइना कहता है। तो 1950 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया और कहा कि ये हमारा क्षेत्र है, इसलिए हम इस पे कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, जिसका विरोध तिब्बत की जो जनता थी इसने किया था। ठीक है, अब किसी भी देश का कोई शासक है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, वो इस चीज को सहन तो कर नहीं सकता कि भाई हमारे देश में आके तुम हम ही पे हक जता रहे हो कि तुम हमारा ये जहाँ पे तुम शासन कर रहे हो ये हमारा एरिया है। तो इसी को देखते हुए एक थे 1956 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई और एक थी तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा। तो इन सभी ने क्या किया? भारत की यात्रा की। ये भारत के दौरे पर आए। तो भारत के दौरे पर इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी एकत्र की, घूमे और फाइनली नेहरू जी से मिले और नेहरू जी से कहा कि हमारी कुछ ऐसी समस्या है, आप कुछ हमारी मदद कीजिए। तो पहली बार नेहरू जी ने कहा कि हम अपनी असमर्थता को प्रस्तुत, अर्थात आप सभी को पता है कि जो भारत का पहले तो विभाजन हो चुका था, उसके बाद 1940 युद्ध का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुका था। तो ऐसे में भारत की आर्थिक लेवल पे और सैनिक लेवल पे स्थिति काफी ज्यादा कमजोर थी। तो नेहरू जी ने कहा देखो भाई, हमारी तरफ से तो अभी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वहीं वो चले गए वापस, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1958 में तिब्बत में ये जो समस्या थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो तिब्बत के लोगों ने चाइना के लोगों का बहुत ज्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। चाइनीज सैनिकों के खिलाफ में पोस्टर लगाए जाने लगे, उनके खिलाफ दंगे छेड़ दिए गए। ठीक है, उनको मारा जाने लगा। तो इसी को देखते हुए अब कोई भी सेना है वो अपनी इस बदनामी का झेलेगे तो है नहीं, तो उसने भी एक नीति अपनाई, दमनकारी नीति। ठीक है, जब इस दमनकारी नीति अपनाई तो लगभग 80 लाख, 80 लाख तो नहीं थे वैसे, 80 लाख तो बांग्लादेश से आए थे बेसिकली, और लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं, लाखों की संख्या में शरणार्थी के रूप में तिब्बती लोग भारत के जो पूर्वी इलाका था वहां पे रहने के लिए, वहां पे शरणार्थी के रूप में आने के लिए मजबूर हो गए। और जब ऐसा हुआ तो असम और भी कई जो उत्तरी पूर्वी इलाके थे उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा इस चीज का। ठीक है, और मोस्टली जो लोग थे वो दिल्ली में रहने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, और इसी को देखते हुए जब शरणार्थी आ रहे थे 1958 की इस दमनकारी नीति की वजह से, तो 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी। भारत ने कहा ठीक है हम शरण दे देते। भारत को पता था कि अगर हमने दलाई लामा को शरण दी तो हमने चाइना के साथ में जो समझौता कर रखा है पंचशील का समझौता, ये उसका उल्लंघन होगा और चाइना हम पे अटैक भी कर सकता है। लेकिन फिर भी भारत ने शरण दी इसे। तो हुआ वही जिसका डर था। चाइना ने कहा कि तुमने हमारे जो दुश्मन है उसको शरण दिया, अर्थात तुमने हमारा वो जो अंदरूनी राजनीति का मामला था उसको लेके उसका उल्लंघन किया पंचशील समझौते के एक सिद्धांत का, तो गलत है, अब हम तुम पे आक्रमण करेंगे। तो फाइनली 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो जाता है और ये युद्ध काफी भयानक साबित हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1962 के युद्ध की केवल तिब्बत ही समस्या थी, इसके पीछे और कई कारण थे। ठीक है, देखेंगे इसमें एक था पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा विवाद। अब पूर्वी पश्चिमी सीमा विवाद का मतलब क्या है? जो हमारा जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के बीच का ये जो बाउंड्री होती है, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर, इसके बीच की जो बाउंड्री है पूरा का पूरा उत्तरी पूर्वी इलाका, इसकी बात हो रही है, पूर्वी और पश्चिमी सीमा। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ क्या। तो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है। ये कहाँ कहाँ का सीमा विवाद है ध्यान से समझना। एक है जम्मू कश्मीर के लद्दाख का, लेकिन अब हम जम्मू कश्मीर के लद्दाख का नहीं कहेंगे, अब हम केवल कहेंगे लद्दाख। ठीक है, दूसरा है आक्साई चीन और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश के नेफा। नेफा को बेसिकली वर्तमान में कहते हैं उत्तरी पूर्वी सीमांत। तो इन तीन जगहों को लेकर भारत और जो चाइना है इसमें काफी ज्यादा विवाद है। ठीक है, लद्दाख, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की नेपाल। ठीक है, अब विवाद क्या है? विवाद ये है कि चाइना जो है वो ये कहता है कि ये जो आपने सीमा बनाई हुई है भारत के और चाइना के बीच में इन क्षेत्र को लेके, ये गलत है। जबकि अंग्रेजों ने पहले ही भारत और चाइना के जो प्रधान जो भी उस समय नेतृत्व करता थे उनसे साइन करवा लिए थे इस बात को लेके कि साइन करवाए थे या नहीं करवाए थे इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ मंजूरी जरूर थी, क्योंकि साइन होते तो चाइना का भी अब कह ही नहीं सकता था। साइन नहीं करवाए होंगे तभी तो कह रहा है। चाइना कहता है कि भाई ये जो आपने बाउंड्री बना रखी है ना, ये बाउंड्री गलत है, हम इसका रिन्यूअल करेंगे, हम इसको और भारत के अंदर और ढकेलेंगे क्योंकि हमारा बहुत सारा एरिया भारत ने कब्जा कर रखा है, ऐसा चाइना का कहना है। तो इसीलिए कहता है कि जितना एरिया है वो हमें दे दो, लेकिन भारत कहता है ऐसा है ही नहीं, जो अंग्रेजों जो पहले बन चुकी है वही फ्रंटियर रहेगा, अब इसे आप चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। फिर 1957 और 59 के बीच में चीन ने अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और फाइनली इसने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर भी लिया था और वर्तमान में भी ये देखा जा सकता है। ठीक है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव संघर्ष होता रहता है, छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती रहती है, लंबी चर्चाएं भी जारी की जाती है, मीटिंग्स भी बुलाई जाती है इसको हल करने के लिए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। और इसी के देखते हुए कुछ सीज फायर वगैरह और कुछ छोटी मोटी झड़प लड़ाइयां वगैरह देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसी संबंध में एक और आ जाती है 1962 का एक अन्य संकट। अन्य संकट ये था कि 1962 में अक्टूबर के दिनों में दो विवादित क्षेत्र, एक था अरुणाचल प्रदेश और एक था अन्य जो दूसरा था। तो सबसे पहले इसने दो हमले किए। कौन सा पहला हमला किया इसने? अक्टूबर 1962 में, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, और कुछ हिस्से पर इसने अपना कब्जा भी कर लिया। दूसरा हमला किया इसने नवंबर के महीने में लद्दाख में। ठीक है, लेकिन लद्दाख में जब इसने हमला किया तो उस समय वहां पे भारत की जो सेना थी वो डिप्लॉय थी, तो इसने उसे रोक दिया। ठीक है, कहां पे? लद्दाख में। लेकिन ये लद्दाख से नीचे आते आते इसने असम के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, आखिरकार फिर चाइना ने ये देखा कि अब हम यहाँ पे थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमने कब्जा तो कर लिया है जितना हमें चाहिए था, तो अब हम थोड़े से कमजोर हो गए। तो चाइना ने कहा कि हम अपनी तरफ से युद्ध को विराम देते हैं, अर्थात एक तरफा युद्ध विराम की यहाँ पे बात की गई और फिर सेना, चाइना की सेना वापस से लौट जाती है जहां पर वो पहले थी। तो इस तरह से चाइना का जो ये 1962 का एक युद्ध था भारत और चाइना का, वो यहाँ पे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण है तिब्बत की समस्या। अब तिब्बत की समस्या के अंदर ही यहाँ पे आ जाता है कि इसने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। ये जो विवाद था इसको लेकर भी हिंसक झड़पें होती रहती थी। अरुणाचल प्रदेश पे इस कब्जा कर लेना थोड़े भाग पर, और फिर पश्चिमी मतलब कि लद्दाख पे हमला करना, लेकिन वहां से सफलता नहीं मिली, तो ये असम की तरफ बढ़ गए। तो इन सभी की वजह से 1962 में भारत और चाइना का फिर युद्ध हो जाता है। और जब ये युद्ध होता है तो इसके कई भयानक परिणाम निकलते हैं। ठीक है, बहुत से परिणाम इसके निकलते हैं। सबसे पहला निगेटिव परिणाम निकलता है भारत के लिए कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारतीय देश की छवि धूमिल होती है कि ये एक अपने पड़ोसी देश के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से ही भारत को मदद की गुहार लगानी पड़ी। हमें पता है कि भारत ने उस समय गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। ठीक है, ये किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूरन इसे अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि हमारे पास सैन्य शक्ति बहुत कम है और कमजोर भी हो चुकी है, तो उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान यहाँ के तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे, उनका नाम था वीके कृष्ण मेनन। क्या नाम था? वीके कृष्ण मेनन। तो इन्होंने देखा कि इतना सब कुछ हो चुका है, इनका विरोध किया जा रहा था भारी, तो इसीलिए इन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ने का फैसला किया और इन्होंने अपने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब इनके इस्तीफा देते ही कुछ सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या फिर कुछ टाइम के लिए वो छुट्टी लेकर चले गए वहां से। ठीक है, फिर वहीं राष्ट्रीय स्वाभिमान को काफी ज्यादा चोट पहुंची, लेकिन इससे राष्ट्र भावना बलवती, अर्थात कि चलो ये तो ठीक है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, थोड़े बहुत हिस्से पर चाइना ने कब्जा कर लिया, तो इसकी वजह से राष्ट्र हित और देशों को नुकसान, देश के लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन इससे आर्मी में, सेना में, पॉलिटिकल लेवल पर लोगों को अपने देश की महत्वता को पता चले, देश की महत्वता का उन्हें पता चले। ठीक है, आर्थिक विकास की नीति काफी धीमी होगी। सिंपल सी बात है, युद्ध में बहुत सारा पैसा लगता है, लोग सैनिक शहीद होते हैं, उनको घर वालों को भी पैसा देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। उसकी वजह से आर्थिक जो नीति थी वो काफी ज्यादा धीमी हो गई। 1962 के बाद भारत को अपने जितने भी सीमित संसाधन वगैरह थे, उन्हें खास तौर से केवल और केवल रक्षा के क्षेत्र में लगाना पड़ा, क्योंकि अगर मान लेते हैं युद्ध जब हुआ तो उस समय चाइना के पास थे 1000 बंदे, ठीक है, 1000 सैनिक। भारत के पास थे मान लेते हैं कि 800 सैनिक। ठीक है, तब चाइना, फॉर एग्जांपल मान लेते चाइना ने, ये इंडिया, चाइना ने इंडिया को हरा दिया। अब चाइना के पास है 900 सैनिक और भारत के पास है मात्र 400 सैनिक। तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि चाइना दोबारा से अटैक करेगा? बिल्कुल है। लेकिन वहीं अगर इंडिया इसको कंट्रोवर्ट कर दे, ठीक है, इसको अपनी सेना को वापस से 800 कर ले, तो क्या ये करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब चाइना की संख्या ऑलरेडी कम हो चुकी। तो इसीलिए इसने अपने सभी जितने भी संसाधन वगैरह थे उसे रक्षा क्षेत्र में लगाना शुरू कर दिया।
भारत को अपने सैन्य ढांचे में बहुत सारे सुधार वगैरह भी करने पड़े। ठीक है, तो ये है भारत और चीन युद्ध 1962 के परिणाम। दैट्स ऑल। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये देखा गया कि चलो ये तो जो है वो परिणाम हो गए ओवरऑल, ठीक है, लेकिन इस परिणाम के प्रभाव जो थे, इस युद्ध के प्रभाव कुछ इसके विपक्षी पार्टियों पर भी पड़े, अर्थात विपक्षी दलों पर पड़े। इसका मतलब क्या है? देखो बेसिकली इस युद्ध ने और सोवियत संघ के बीच में जो बढ़ते मतभेद से, इससे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाजपा के अंदर उठापटक मच गई। मतलब क्या है भाई, देखो ये जो भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, इसकी वजह से और चीन सोवियत संघ के बीच में जो मतभेद बढ़ रहे थे, इसकी वजह से भारत में जो सीपीआई पार्टी थी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि भाकपा, इसके बीच में इसके अंदर ही अंदर क्या हो गया, उठक बैठक, सॉरी उठक पटक, अर्थात इसके बीच में मतभेद उत्पन्न होने लगा। और जब मतभेद उत्पन्न हुआ तो यहाँ पे ये पार्टी दो भागों में बट गई। एक भाग वो था जो सोवियत संघ का पक्षधर खेमा था, अर्थात जो खेमा सोवियत संघ का पक्ष लेता था, वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर एक नया बन गया जिसको बोलते थे भाकपा। और जो कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई, वो आगे चल के क्या हुआ, एक सेकेंड, मतलब दूसरा खेमा जो था कम्युनिस्ट पार्टी का, वो बन गया एक जो कांग्रेस के साथ में जिसने अपने नजदीकी बढ़ाई थी उसके बारे में। फिर और कुछ समय के लिए ये फिर चीन का भी पक्षधर बना रहा। और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का फाइनली पूरी तरीके से विभाजन होता है ना, कि एक तो अंदर ही अंदर गुट बन जाए और फिर एक पूरी पार्टी अलग हो। जब पार्टी अलग हुई तो एक तो यही रह गई सोवियत संघ के खेमे वाली भाकपा रह गई, ठीक है, और एक दूसरी बन गई जिसे कहा गया माकपा, CPIM, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है, CPIM, जो कि चीन के खेमे के पक्षधर रही थी, चीन की विचारधारा का पक्षधर रही, ठीक है। और चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं ने चीन के पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अर्थात माकपा यानी कि चीनी खेमे वाली जो पार्टी थी, इन्होंने चाइना का जो युद्ध हुआ था 1962 में, इसको लेकर उसका जो पक्ष लिया तो उसके कई नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भी डाल दिया गया, ठीक है। तो ये चीज, आई होप आपको ये पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तिब्बत की समस्या क्या थी, ये हमने पॉइंट को समझा, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा में को लेकर क्या विवाद था, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे कौन कौन से विवाद थे, और आक्साई चीन के बारे में यहाँ पे बात हुई। फिर यहाँ पे अन्य संकट भी थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और असम की हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या परिणाम निकले, तो ये सभी परिणाम निकले थे। आपके 6 मार्क्स के लिए काफी पॉइंट है, ठीक है, इजी पे में। और कुछ विपक्षी दलों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो वो भी यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट भी था भारत चाइना के बारे में, ये भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। ओके, आगे चलते हैं। अब आ जाता है भारत पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। भारत पाकिस्तान सबसे पहले समझेंगे 1965 के युद्ध के बारे में। तो देखो हम सभी को पता है जब भारत आजाद होता है 1947 में, तो 47 से ही और वर्तमान तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके काफी ज्यादा विवाद होता है। 1947 में एक छोटा मोटा युद्ध छिड़ा भी, लेकिन वो एक बड़ा युद्ध नहीं ले पाया, जैसे कि पाकिस्तान के बाद में जो युद्ध होते हैं 65 के, 71 के, 99 के, वैसे युद्ध का रूप इसने नहीं लिया, ठीक है। तो हुआ कुछ यूं कि 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने क्या किया, गुजरात का एक इलाका है कच्छ इलाका, ठीक है, तो यहाँ पे रन तथा अगस्त सितंबर के महीने में कश्मीर में बड़े पैमाने पर इसने हमला करने शुरू कर दिए। तो गुजरात के कच्छ रन में और दूसरा कश्मीर में हमले करने शुरू कर दिए किसने, पाकिस्तान ने 1965 के अप्रैल और अगस्त सितंबर के महीने में, ठीक है। जब कश्मीर में इन्होंने हमला किया तो इन्हें लगा कि यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली हमारे धर्म के ही हैं, मुस्लिम धर्म के, तो इन्हें समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्हें समर्थन उतना ज्यादा नहीं मिला। तो इसी को देखते हुए उस समय के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने पंजाब की सीमा की तरफ से कश्मीर में जो पाकिस्तान में आर्मी डिप्लॉय थी उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में अपनी जो सेना थी उसको भेजा, कहां से, पंजाब की सीमा की तरफ। और वो फिर उसके पंजाब की सीमा और कश्मीर की सीमा के आसपास जो भी सेना थी पाकिस्तान की, उसको ये हराते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली गई और धीरे धीरे करके ये लाहौर के नजदीक तक पहुंच चुकी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इस युद्ध को शांत कैसे किया गया,
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस युद्ध को शांत किया गया था। ठीक है, तो ये था 1965 का युद्ध, सिंपल सा आसान तरीका। ठीक है, फिर जब ये युद्ध हो जाता है तो फिर यहाँ पे कुछ आते हैं इस युद्ध के कई सारे परिणाम। क्या क्या परिणाम निकलते हैं भाई? तो सबसे पहले तो ये होता है कि 1965 की लड़ाई में भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज्यादा सैन्य और आर्थिक क्षति होती है भारत, और इसी को देखते हुए भारत के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो थे एक शासक जनरल अयूब खान, इनके बीच में 1966 में होता है ताशकंद समझौता। और जब ये समझौता होता है तो कुछ टाइम के लिए लड़ाई वगैरह रुक जाती है कि आगे से हम कभी भी इस टाइप के हमले वगैरह नहीं करें। ठीक है, अब जब ये हो गया ताशकंद समझौता, फिर ये देखा गया कि भारत ने अपने सेना की जो भी सैन्य तकनीक थी उसको और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए उसको औद्योगिकरण कर दिया। ठीक है, अब इसी को देखते हुए जैसा कि चाइना युद्ध जब हुआ था तो इसने अपने क्षेत्र में, भारत ने अपने क्षेत्र में 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग को लगाया था। वहीं जब ये युद्ध होता है 65 का, तो इसने रक्षा आपूर्ति विभाग, एक तो रक्षा उत्पाद जो उत्पाद करेगा और रक्षा आपूर्ति जो आपूर्ति करेगा युद्ध के दौरान, तो उत्पाद और आपूर्ति 65 और 65 इसमें लगाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनको बहुत ज्यादा हानि पहुंची, जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी ये 1961 से 66 तक चलनी थी। ठीक है, और ऐसा चला भी, लेकिन 66 के बाद में जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो बेसिकली एक एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई, और फाइनली उसके बाद जब सब कुछ सही हो गया, आर्थिक व्यवस्था थोड़ी रास्ते पे आ गई, तो 1969 से पंचवर्षीय योजनाएं फिर से शुरू हुई। ठीक है, युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय काफी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ चुका था। अब इसी को देखते हुए, ये वैसे पॉइंट आप इसमें लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, वैसे मैं कहूंगा कि लिख देना अगर आपको याद रहे तो, कि भारत ने पाकिस्तान को 1966 से पहले एक दर्जा दे रखा था सर्वाधिक वरीय राष्ट्र, यानी कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है ये पाकिस्तान, MFN। लेकिन जब ये युद्ध वगैरह होता है, ठीक है, और भी कई सारे ये तो 65 का युद्ध है, फिर 71 का भी युद्ध होता है, तो इन सभी की वजह से इसने ये जो दर्जा दे रखा था पाकिस्तान को, ये उसे छीन लेता है कि आप हमारे लिए अब सर्वाधिक वरीय राष्ट्र नहीं हो। ठीक है, MFN इसका जो बेसिकली दर्जा था वो छीन लिया। ठीक है, तो ये 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम थे। ठीक है, इजी वे में मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे युद्ध हुआ क्यों था। ठीक है, कश्मीर कक्षीकरण की सीमा को लेकर जवाबी कार्यवाही वगैरह हुई, उसके बाद इसके क्या क्या परिणाम निकले इजीली आप देख सकते हैं। फिर वहीं जब ये सब कुछ हो जाता है तो एक और युद्ध की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है 1971 में, पाकिस्तान युद्ध की, जब बांग्लादेश एक नया देश बना। देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि आपके इस चैप्टर नंबर 4 में कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है, पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया। ठीक है, चैप्टर 4 में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिया। ठीक है, इंडिया के साथ में इस कई देशों के संबंध, फॉर एग्जाम्पल इसके POK के साथ में संबंध कैसे थे, ठीक है, इसके श्रीलंका के साथ में संबंध कैसे थे, ठीक, इसके इजराइल के साथ में संबंध कैसे थे, ठीक, और इसके जो थे भूटान के साथ कैसे संबंध थे, इसके म्यांमार का तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ये जो है वो नए टॉपिक ऐड हुए। ठीक है, तो इन नए टॉपिक के संबंध में जो संबंध है वो मैंने आपको आपकी जो समकालीन जो राजनीति वाली किताब है उसमें समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में। तो आप जाएं उस चैप्टर नंबर 5 की वीडियो को देखें जो समकालीन दक्षिण एशिया है, उसमें आपको ये सभी के सभी पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, और एक पॉइंट इजराइल वाला चैप्टर 4 में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे जाके देखिए, उसमें आपको सारे पॉइंट इन सभी को मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिए। ठीक है, तो और ये वाला भी जो 1971 का युद्ध है ये भी मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, बेसिकली था क्या, पाकिस्तान जो था वो पहले दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक पार्ट जो आज का वर्तमान का हमारा गुजरात, पंजाब और राजस्थान है, ये इस सीमा की तरफ, और एक यहाँ पे जो है वो हमारा बांग्लादेश, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और कोलकाता है, उसके एरिया पे ये जो बांग्लादेश है यहाँ पे ये था। ठीक है, तो इसे कहते थे वेस्ट पाकिस्तान और इसे कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमेशा से वेस्ट पाकिस्तान की जो नीतियां थोपी जा रही थी ईस्ट पर, उसका ये विरोध करते थे, उर्दू भाषा को ये थोप रहे थे, उसका ये
विरोध करते थे। वो कहते थे कि हमें आजाद करो, हम अपने क्षेत्र के प्रशासन को अब खुद चला सकते हैं, हमें वेस्ट पाकिस्तान के शासन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मांग भी की। फिर यहाँ पे चुनाव होते हैं 1970 में, तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो यहाँ के पूर्वी पाकिस्तान के नेता बनते हैं। तो इन्होंने देखा कि हमें भी पूर्ण स्वतंत्र तरीके से काम करने की आजादी मिलनी चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने गुहार लगाई कि पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता की मांग हम करते हैं और हमें आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में ही डाल दिया। तो जेल में डाल दिया, फिर यहाँ पे आया एक नया शासक, कहाँ पे, पश्चिमी पाकिस्तान में, जनरल अय्यर था। इसने क्या देखा कि बंगाली जनता, उस समय बंगाली जनता ज्यादा थी यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में, तो उसने बंगाली जनता का आंदोलन कुचलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए। इसी दौरान लगभग 80 लाख लोग जो थे वो भारत में पलायन करके आ गए शरणार्थी के रूप में रहने के लिए। तब यहाँ पे भारत की सरकार को एक बहुत बड़ी समस्या देखने को लगी कि ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसी संबंध में भारत ने फिर यहाँ पे ये जो मुक्ति संग्राम चला रहे थे, कौन, पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मुक्ति संग्राम आंदोलन चला रहे थे, इनसे लड़ने के लिए, उसका भारत ने समर्थन दिया। और जब समर्थन दिया तो पूर्वी पाकिस्तान ने मदद भी मांगी कि आप हमारी मदद करो इसे आजाद होने में, तो भारत ने मदद की। और 1971 में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब, राजस्थान पर हमले करने शुरू कर दिए कि आखिर तुमने कैसे हमारे दुश्मन को, भारत को कहा कि आखिर कैसे तुमने हमारे दुश्मन के, हमारे दुश्मन तो नहीं था बेसिकली, हमारे क्षेत्र में ही, और उसे अलग करने को कैसे समर्थन दे सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन फिर वहीं हमले किए किसने, पाकिस्तान ने पंजाब और राजस्थान पर, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर पर अपना मोर्चा खोला। जवाब में क्या किया भारत ने, अपनी वायुसेना के माध्यम से, नौसेना के माध्यम से और थल सेना के माध्यम से पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर कार्यवाही करनी शुरू कर दी कि चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो, दोनों ही अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम दोनों के खिलाफ ही कार्य करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि वायुसेना के माध्यम से, नौसेना के माध्यम से, थल सेना के माध्यम से जो भी पश्चिमी पाकिस्तान की सेना भारत में डिप्लॉय थी उसको भगाने के लिए इन तीनों ही सेनाओं ने अपने कार्य करने शुरू किए। और लगभग 10 दिनों के अंदर ही भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और लगभग 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। और इसके बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसे बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। और इसी को देखते हुए जब 1971 में ये युद्ध होता है, पाकिस्तान को, पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान में हार माननी पड़ती है, और उसके पश्चात ये जो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का चर्चा था ये खत्म हो जाता है। वेस्ट पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान रह जाता है, ईस्ट पाकिस्तान जो था वह यहाँ पे बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है। तो ये है बांग्लादेश बनने की एक कहानी। और इसी को देखते हुए फिर 3 जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, और उस समय पाकिस्तान के जो एक शासक थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच में शिमला समझौता होता है, ठीक है। और एक अमन की बहाली की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ कहानी थी 1971 के युद्ध की। बेसिकली अगर पृष्ठभूमि की हम बात करें तो यही थी, ठीक है। अब आते हैं इसके परिणाम। तो परिणाम 1971 के कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है यहाँ पे। जैसे देखो, इसमें क्या हुआ था, 1971 में भारत की जीत हुई थी और लोगों को सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ, अर्थात लोगों को अपनी सेना की महत्वता, सेना की ताकत के बारे में पता चला और लोगों का सेना के प्रति जो विश्वास था वो और ज्यादा बढ़ने लगा। 1971 के जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें इंदिरा गांधी जी को विजय मिलती है, क्योंकि इसने एक दूसरे कंट्री को, दूसरे कंट्री से उसके ही अंदर जो राजनीति चल रही थी उसे आजाद कराया था, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद अधिकतर राज्यों में जो भी विधानसभा चुनाव होते हैं वहां पर भी ये जीतती है, साथ ही अन्य राज्यों में भी जो कांग्रेस पार्टी होती है उससे बहुत ज्यादा बहुमत मिलता है और वहां पर भी जीतती है। भारत ने अपने जितने भी सीमित संसाधन थे उनके साथ नियोजित विकास करने की शुरुआत की और फिर से अपने विकास की राह पर चलना शुरू कर दिया। युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका था, और एक वही शिमला समझौते वाली बात जो कि अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का ये पूरा का पूरा फंडा था। अब इसी फंडे को देखते हुए कुछ और भी इसमें मतभेद हैं, जैसे कारगिल संघर्ष यहाँ पे आ जाता है। कारगिल संघर्ष कहाँ है, एक सेकंड, कारगिल संघर्ष लिया नहीं क्या? अ, 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 सर कारगिल संघर्ष आगे है, देखता हूँ एक सेकंड। हाँ, वैसे कारगिल संघर्ष नहीं लिया है मैंने, वैसे वो भी पढ़ लेना आप, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
कुछ और भी अन्य मतभेद थे, जैसे कि आप सभी को पता है 2016 में क्या हुआ था कि उरी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी एक संगठन था, इसने आतंकी हमले किए। तो फिर जवाब में भारत की ओर से एक सैन्य कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा मतभेद वाले बन गए थे। फिर 2 साल बाद 2018 में इमरान खान के नेतृत्व में जो एक नई सरकार बनी थी, इसने भारत सरकार के दिए गए जो शांति प्रयास थे कि हम इस तरीके से अपने शांति प्रयासों को बढ़ावा देंगे, उन प्रयासों के बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम के उल्लंघन, अर्थात कि हम संघर्ष को विराम देते हैं, लेकिन ये इन्होंने उस विराम संघर्ष को विराम देने के बजाय और भी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। आतंकी घुसपैठ के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में सुधार की भावनाएं बहुत ही कम हो चुकी थी। और फिर जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ क्या था कि 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जो जवान थे, ठीक है, इन पर पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा एक आत्मघाती हमला किया गया और इसके जवाब में फिर वायुसेना के द्वारा भी कार्रवाई की गई। इस वजह से भी जो स्थितियां थी वो एक मतभेद वाली उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त भारत ने फिर 1996 में जो एक वरीय राष्ट्र का दर्जा दे रखा था एमएफएन, वो भी छीन लिया। फिर 1999 में कारगिल संघर्ष हो जाता है, इसमें भारत की विजय होती है। तो ये सारे और भी मतभेद के कारण बने थे, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, भारत पाकिस्तान का ये पूरा का पूरा जो फंडा है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 65 का युद्ध के कारण क्या थे, ठीक है, और उसके बाद इसके क्या क्या परिणाम निकलते हैं, वो सभी परिणाम हमने देख लिए। फिर 1971 के युद्ध के क्या कारण थे, या फिर इसकी पृष्ठभूमि, या फिर बांग्लादेश कैसे नया बनता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि इसके परिणाम क्या निकले थे 1971 के युद्ध के, तो परिणाम भी हमने देख लिए थे। फिर हमने देखा कि अन्य जो मतभेद है उसके बारे में, ठीक है, 2016, 18, 19 और 96 और 99, ठीक है, ये सारी चीजें। आई होप आपको ये भारत और पाकिस्तान के बीच का ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब 10 मिनट का हमें समय और लगेगा, जिसमें हम अपनी भारत की परमाणु नीति को कंप्लीटली समझ लेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। बेसिकली देखो, नेहरू जी हमेशा से ही भारत की विदेश नीति की एक अहम निर्णायक रहे हैं, निर्माता रहे हैं। तो नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वैज्ञानिक क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने और ज्यादा विकास पर बल दिया, अपने देश को और ज्यादा बल दिया कि हमें और ज्यादा विकास करना चाहिए। अब ये अगर ज्यादा विकास करना है तो इसके लिए हमें परमाणु हथियारों का, हमें हमारे लिए परमाणु हथियार आवश्यक है। तो फिर इसकी शुरुआत हो जाती है 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर बाबा के द्वारा, ठीक है। तो नेहरू जी ने बताया कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। अब इसी को देखते हुए 1940 के दशक में होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में ये प्रक्रिया चल पड़ती है भारतीय परमाणु नीति के बारे में, ठीक है। भारत जो था वो शांतिपूर्ण उद्देश्य और अपनी आत्मरक्षा के लिए अणु ऊर्जा बनाना था। भारत ने कभी भी परमाणु हथियार बनाने की नहीं सोची थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। तो इसी को देखते हुए भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण करने शुरू कर दिए। तो इसने भारत ने सबसे पहला अपना परमाणु परीक्षण किया 1974 में पोखरण में, सबसे पहला परमाणु परीक्षण, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके पश्चात 1998 में एक बार फिर से भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और ये परमाणु परीक्षण सफल हो जाता है। फाइनली भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हो जाता। हाँ, वो बात अलग है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसकी निंदा वगैरह कुछ की गई थी, लेकिन मोस्टली देशों ने कहा कि हाँ ये सही है, भारत अपने लिए और पाकिस्तान, चाइना वगैरह इनके अगेंस्ट में तो नहीं, अगर ये उस पर हमला करते हैं तो उसके लिए इसके पास ये होना जरूरी था, ठीक है। अब इसी को देखते हुए जब ये परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो भारत के ऊपर 1968 की परमाणु अपसार संधि और 1995 की व्यापक परीक्षण निषेध संधि यानी कि सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ban ट्रीटी, इसको लेकर बहुत सारा मतभेद था। भारत कहता था कि ये जो नीति है वो हम जैसे देशों के लिए नहीं है, बल्कि वे देश जो अपने हथियारों का गलत तरीके से, अनुचित तरीके से उपयोग करते हैं, ये उनके लिए है, हम जैसे देशों के लिए नहीं है ये नीति, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी इसने इस पर साइन नहीं किए थे। तो ये चीज थी, भारत की परमाणु नीति कुछ इस तरीके से सफल होती है और शुरुआत होती है। शुरुआत 1940 के दशक में होमी जहांगीर बाबा
पहला परमाणु परीक्षण 1974 पोखरण सफल, 1998 पोखरण, ठीक है। और उसके बाद जो संधियां होती हैं उसे भेदभावपूर्ण मानता है, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे ये देखा गया कि आखिर चलो भारत में परमाणु परीक्षण कर लिया, बहुत अच्छी बात, चलो ठीक है, हो गया। अब क्या सिद्धांत रहेंगे इसके भारत के? तो सबसे पहला ये था, नेहरू जी ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करेंगे, किसी देश के अगेंस्ट में या फिर ये प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे पास परमाणु शक्ति है, इसके लिए नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी सुरक्षा और आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण, अर्थात अगर किसी कंट्री ने हमारे ऊपर, जब आप बेसिकली एक सेकंड, हाँ, अगर किसी कंट्री ने हमारे ऊपर हमला किया, वो भी परमाणु हमला, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे और इसी को देखते हुए हम अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार भी बनाएंगे, ठीक है। जब अगर हमला होगा तब की बात हो रही है। हथियारों के प्रयोग करने की सर्वोच्चता राजनीति सत्ता के हाथ में होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो हथियार है परमाणु, ये कोई भी आर्मी का कोई भी बंदा जवान, सीआरपीएफ, पुलिस वगैरह कोई भी इसे यूज कर लेगा, नहीं। ये पर्टिकुलर डिसाइड किया जाएगा पॉलिटिकल लेवल पर राजनीतिक लोगों के द्वारा कि हाँ कब करना है। विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दल थोड़े बहुत मतभेदों के अलावा राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के मामले पर व्यापक सहमति है। अर्थात अगर हम बात करें परमाणु शक्ति के संबंध में पॉलिटिकल लेवल पे, आप सभी को पता है पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, लेकिन दूसरे कंट्री के लेकर, अपनी देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय हितों के मामलों को और अच्छा बनाए रखने के लिए कहते हैं कि हाँ, हमारे लिए परमाणु ऊर्जा, हमारे लिए परमाणु शक्ति हाँ आवश्यक है। 1991 में शीत युद्ध की जब समाप्ति हो जाती है, फिर उसके बाद विदेश नीति का निर्माण होता है, मतलब विदेश नीति का निर्माण पूर्ण रूप से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया जाता है तथा क्षेत्रीय सहयोग को भी फिर यहाँ पे महत्व दिया जाने लगता है। ये सभी परमाणु नीति के कुछ सिद्धांत, ठीक है। वैसे आप ये जो है ये वाला पॉइंट लिखना चाहो या ना लिखना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन सिद्धांत पूछेंगे तो आप चाहो लिख देना, ठीक है, ये सारे पॉइंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भारत का परमाणु नीति क्या थी, तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किन परिस्थितियों में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, क्या परिस्थितियां थी, देखिए, आइए समझते हैं एक एक करके परिस्थिति। परिस्थिति सबसे पहले ये थी कि 1973 में अरब इजराइल जो था, अरब इजराइल में युद्ध होता है, तो इसकी वजह से पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मच जाता है। अरब राष्ट्रों ने भी तेल के दामों में वृद्धि कर दी थी, तेल जो था वो लोगों को मिल नहीं रहा था। इसकी वजह से भी भारी मात्रा में भारी लेवल पे भारत को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। अब इसी वजह से भारत में मुद्रास्फीति, यानी कि किसी डॉलर या फिर अन्य जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था जिस मुद्रा में, उसमें जैसे मान लेते हैं $1 की इज इक्वल टू वर्तमान में कितना है, $80 है। वहीं अगर हम 1975 की बात करें, $1 इज इक्वल टू 7 या 6 या 7 रुपए था, ठीक है, 6 या 7 रुपए था। जब आपातकाल लगता है तब ये संख्या 1-2 रुपए और बढ़ जाती है, ठीक है। मुद्रास्फीति यानी कि एक जो भी पैसा है, जो भी डॉलर वगैरह है, उससे और ज्यादा बढ़ जाना, तो भारत की जो मुद्रा थी वो और ज्यादा गिरती चली गई। इस समय भारत में देशव्यापी हड़तालें भी होती रहती थी। फिर कुछ यहाँ पे आपातकाल के कारण, आप सभी को पता है जब आपातकाल लगता है 1976-7 के अराउंड में, ठीक है, वैसे एक सेकंड, 1975 में लगता है बेसिकली 25 जून 1975 को। तो आपातकाल जब लगता है तो इसके एक दो कारण आ जाते हैं। फिर 1962 का चाइना युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, ये पॉइंट भी आप डाल सकते हो। इसकी वजह से सेना को बहुत ज्यादा हानि हुई, हथियार कम पड़ने लगे, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को इजीली समझ सकते हो, ठीक है। एक चीज, एक पॉइंट आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर 7 में दिया हुआ है कि भारत की जो परमाणु नीति है इसके आपको 4 घटक बताने हैं। सॉरी, परमाणु नहीं, जो सुरक्षा नीति है भारत की, जो सुरक्षा नीति है, इसके घटक, तो इसके टोटल 4 घटक है। घटक नंबर 1 क्या कहता है कि भारत को अपने लिए अधिक से अधिक हथियारों को एकत्र करना चाहिए। दूसरा, भारत को जो है अपने देश की विकास के लिए और ज्यादा मतलब देश में जो भी मांगें चलती रहती हैं, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक की तरफ जाने के लिए, एक दूसरा राज्य बनाने के लिए उस मांग पर ध्यान देना चाहिए।
और भी इसके मतलब तीसरा चौथा वैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, आप चैप्टर 7 देख लेना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। भारत की परमाणु नीति की ये कुछ विशेषताएं थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत की परमाणु परमाणु नीति कैसे सफल होती है, ठीक है, और क्या क्या इसके सिद्धांत हैं और किन परिस्थितियों में ये हुआ था। तो इसमें आप युद्ध के नाम भी लिख दोगे, ठीक है। ओके, वेल यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आने वाले 50 से 55 मिनट के अंदर, अभी 55 मिनट ही हो रहे हैं, 55 मिनट के अंदर ही हमने कंप्लीटली अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वेल यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। और अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छी लगी तो जितना हो सके बच्चों उतना इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आ गया है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए, और डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का भी आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप सर्च करके और लिंक पे ज्वाइन करके भी जा सकते हो, ठीक है। वेल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।